हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज की क्लास जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम हर कुछ सेशन के बाद क्या करने वाले हैं कि हम जेई के पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया मिलता रहेगा कि जेई में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ना। तो आज की क्लास में हम कुछ जो भी कॉन्सेप्ट जैसे हमने देखा था, हमने क्या क्या देख चुके हैं। हम लोग सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। अगर बात करें स्ट्रक्चर की बेसिस पे, तो हमने देखा था स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो तरह के सॉलिड होते हैं, दैट इज एमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। दोनों की प्रॉपर्टीज को हमने इन डिटेल देखा था। फिर मैंने आपको बताया था कि हमें मेनली क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के टाइप होते हैं उसके बेसिस पे हमने चार तरह के सॉलिड देखे थे। आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसमें मैंने बताया था हमें सबसे ज्यादा इन डिटेल आयोनिक सॉलिड के बारे में देखना है। फिर हमने देखा था कि जितने भी क्रिस्टलाइन सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं उसमें 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है, और 4 तरह के यूनिट सेल होते हैं। और सारे तरह के क्रिस्टल सिस्टम में जो हमारे 6 पैरामीटर होता है, यानी कि एबीसी, अल्फा, बीटा, गामा, उनके बीच के हम रिलेशन को भी देखते चले जाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के, हम पी वाई क्यू को देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये सारे के सारे देखो हमने मैक्सिमम रीसेंट ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे आपको आइडिया भी मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, आपसे पूछा जा रहा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जैसा कि हमें ध्यान है, मैंने आपको सारी चीजें डिस्कस भी की थी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब जिस पार्टिकल से वो सॉलिड बना हुआ है, तो हमारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। इसलिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने बताया था कि 8 कॉर्नर एक क्यूब में होते हैं, और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करें तो एक यूनिट सेल में उसका 1/8 होता है, क्योंकि कॉर्नर वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारा 8 यूनिट सेल से शेयर्ड होता है। ये हमने लेक्चर क्लास में आपको सारी चीजें बताई हुई थी कि जो भी हमारा कॉर्नर के पार्टिकल्स होते हैं उसको हमने आपको बताया था कि अगर हम एक क्यूब की बात करें तो एक क्यूब में जो कॉर्नर पे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारा 8 यूनिट सेल से इक्वली शेयर्ड होते हैं, 4 अंदर 4 बाहर, है ना। तो एक यूनिट सेल में उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 का होता है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर हम एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो वो हमारा 1 होता है। सिमिलरली अगर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हमारा 2 होता है। कैसे 2 आता है, तो 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे होता है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/8 होता है। तो 8 कॉर्नर पे होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में एक पार्टिकल हमारा बॉडी सेंटर पे होता है, और बॉडी सेंटर वाले जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ एक यूनिट सेल से शेयर्ड होते हैं, और इसलिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एक यूनिट सेल में 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। सिमिलरली अगर मैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूं तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, और साथ में फेस सेंटर्ड पे जो आपके एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं ना, ध्यान है ना, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट फ्रंट बैक 6 फेस होते हैं। हर फेस का अपना एक सेंटर होता है, तो 6 फेस सेंटर होते हैं। फेस सेंटर वाले जो एटम्स होते हैं वो 2 यूनिट सेल से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो एक यूनिट सेल में उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 का होगा। तो इसका मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स 1 है,
अगर मैं बॉडी सेंटर्ड की बात करूं तो नंबर ऑफ एटम 2 है और फेस सेंटर की बात करूं तो नंबर ऑफ एटम 4 है। तो रेशियो हमारा सिंपल क्या होगा 1:2:4। तो ये डायरेक्ट हम बता सकते थे अगर हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अगर हमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पोजीशन, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल अगर हमें पता हो तो ये रेशियो हम क्वेश्चन पढ़ते ही जवाब दे सकते थे। अगर मैं आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ है हमने, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो हमारा कहां पे प्रेजेंट होगा, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, है ना। ये हो गई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात, जिसमें हमने बताया कॉर्नर एटम्स जो होते हैं वो 8 यूनिट सेल से इक्वली शेयर्ड होते हैं। अगर मैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूं तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमें ध्यान देना है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट होता है, तो कॉर्नर पे प्रेजेंट तो होगा ही होगा, कॉर्नर पे प्रेजेंट तो होगा ही होगा। और इसके अलावा जो 6 फेस होते हैं, ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, है ना। ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा बैक हो गया, है ना। सिमिलरली अगर मैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूं तो हमें यह ध्यान रखना है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है और साथ में बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होता है। ये पूरा मैंने एक डिटेल लेक्चर में ये सारी चीजें बताई हुई हैं। तो अगर किसी को, बच्चे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहां डिटेल लेक्चर में जाकर इन चीजों को देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, among the following which is the best description of water in the solid phase। क्या रहा, वाटर हमारा सॉलिड फेज में कौन से सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था 4 तरह के जो सॉलिड होते हैं वो क्या होता है, कोवेलेंट सॉलिड में हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमें पता है मेनली हमारा वंडरवाल्स फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब फोर्स होते हैं। आयनिक सॉलिड में हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आयोनिक बॉन्ड होता है। और अगर हम नेटवर्क सॉलिड की बात करें तो इसमें नेटवर्क सॉलिड में, तो इसमें भी हमारा नेटवर्क सॉलिड में क्या होता है, कोवेलेंट सॉलिड जैसे डायमंड ग्रेफाइट होते हैं तो उनका नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम उन्हें नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। तो वाटर की बात करें तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है और इसलिए हम उसको मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। तो हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे सॉलिड के अलग अलग हम डिफाइन करते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ सॉलिड। जैसा कि मैंने बताया कोवेलेंट सॉलिड होगा बेटा तो सिंपल कोवेलेंट सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड काम करेगा, आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्ड, मेटालिक सॉलिड की बात करें तो मेटालिक बॉन्ड। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर सॉलिड की तो उसमें हमारा वंडरवाल्स फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड टाइप के फोर्स काम करेंगे, इसलिए आंसर हमारा सिंपल क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, विच प्रिमिटिव सेल हैज अनइक्वल एज लेंथ एंड ऑल एक्सियल एंगल डिफरेंट फ्रॉम 90 डिग्री। देखो ध्यान दो, हमने आपको बताया था अगर हमारा ए बी सी अगर इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा गामा इक्वल नहीं है और ये 90 डिग्री के बराबर अगर नहीं है तो ये हमारा मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम होता है। और मैंने आपको बताया था कि बेटा हमें दो चीजें तो मेनली याद ही रखना है कि हमारा ट्राइक्लिनिक जो होता है वो हमारा मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम होता है। और अगर हम क्यूबिक सिस्टम की बात करें जिसमें सारे साइड इक्वल होते हैं, सारे एंगल इक्वल होते हैं और वो एंगल हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है, तो ये हमारा होगा मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम। ये हमारा क्या होगा, मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम होगा। तो ये हमारा मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम होगा और ट्राइक्लिनिक जो होता है वो हमारा मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम होता है। तो ट्राइक्लिनिक के बारे में ये कंडीशन और मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम, ये हमारा सिस्टम किसको कहते हैं, क्यूबिक सिस्टम। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा ट्राइक्लिनिक होगा।
जो कि मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम होता है। क्लियर है? और ये सारे जैसे मैंने बताया बेटा, हमें डिटेल में पढ़ना तो सिर्फ दो ही सिस्टम है, क्यूबिक सिस्टम और हेक्सागोनल सिस्टम। लेकिन बाकी जो 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उनके 6 पैरामीटर यानी एबीसी अल्फा बीटा गामा के बीच का जो रिलेशन होगा वो रिलेशन हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो 2019 में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, डिटेल्ड अगर बात करें तो सिर्फ दो ही सिस्टम पूछा जाएगा, क्यूबिक सिस्टम और हेक्सागोनल सिस्टम। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन ए मोनोक्लिनिक यूनिट सेल द रिलेशन ऑफ साइड एंड एंगल्स आर। अब देखो मोनोक्लिनिक यूनिट सेल की हम बात करें तो दो एंगल हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये आपको देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए कि हमें वो एग्जाम हमारे लिए किस तरह की सोच रहा हो और एग्जाम का क्या माइंडसेट होगा। जेई के एग्जाम का एक माइंडसेट होता है। तो जैसे मैंने बताया, जेई में जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर अलग ब्रेवियस सिस्टम अगर बात करें हम अलग क्रिस्टल सिस्टम की, तो उसमें आपको एबीसी अल्फा बीटा गामा का रिलेशन पता होना चाहिए। और अगर हम डिटेल्ड क्वेश्चन की बात करें तो वो हमारा सिर्फ क्यूबिक सिस्टम हेक्सागोनल सिस्टम से आएगा। डिटेल हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है, डिटेल हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप में आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ना है, लेकिन डेफिनेशन हमें आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड सभी के बारे में हमें बातें, सारे डेफिनेशन सबके बारे में जानना है। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे बेटा, यहां इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी विथ ए यूनिट लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम। आपसे कहा जा रहा कॉपर जो है वो हमारा क्रिस्टलाइज हो रहा है एफसीसी में, जिसका यूनिट लेंथ जो है एज लेंथ वो हमारा 361 पिकोमीटर है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम। देखो यार, ये मैंने आपको कितनी बार बताया कि बेटा अगर हम एफसीसी यूनिट सेल की बात करें तो एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे को फेस डायगोनल के एलोंग टच करते हैं। तो एटम एक दूसरे को किसके एलोंग टच करते हैं? फेस डायगोनल के एलोंग टच करते हैं। तो आप देख सकते हो फेस डायगोनल का लेंथ होता है √2a, और यहां पे हमारा क्या होगा? आर 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 4r जो होगा वो हमारा √2a के बराबर होगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, है ना। तो फेस सेंटर्ड अगर मैं क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूं तो यहां पे हम सिंपल देख सकते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में एटम्स जो होते हैं एक दूसरे को फेस डायगोनल के एलोंग टच करते हैं। तो अगर एटम हमारा फेस डायगोनल के एलोंग टच कर रहा तो फेस डायगोनल का लेंथ कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये ए है ये ए है, तो फेस डायगोनल √2a होगा। √2a हमारा 4r के बराबर है। एज लेंथ दिया गया है, रेडियस पूछा जा रहा, तो r क्या हो जाएगा? a डिवाइडेड बाई 2√2। ए दिया गया है 361 डिवाइडेड बाई 2√2, √2 को हम 1.414 लिख सकते हैं, यानी ये हमारा r लगभग 361 बाई 2.828 आ जाएगा। तो ये हम देख सकते हैं 120 से थोड़ा ज्यादा आंसर आ रहा। ठीक है, एक मिनट में इसको अप्रॉक्स देख लेता हूं कितना आ रहा। 800, हाँ 128 आ रहा यार, 128 आ रहा। लगभग हमारा जो रेडियस है वो हमारा रेडियस की वैल्यू 128 पिकोमीटर आ रहा। तो देखो सिंपल सा रिलेशन, ये रिलेशन मैंने आपको लेक्चर वाले क्लास में ये रिलेशन बताया यार कि अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में ए और आर के बीच ये रिलेशन होता है, ए दिया हुआ था आर पूछ रहा था। तो आप देख सकते हो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको सारे कॉन्सेप्ट को बस समझना है,
बेसिक बेसिक, ऐसा नहीं कि हमें बहुत, देखो पहले जो क्वेश्चन होते थे, अगर आज से हम 20-25 साल पहले चले जाएं तो कट ऑफ कम होता था और उस समय क्वेश्चन टफ पूछे जाते थे क्योंकि बच्चों के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा समय होता था। लेकिन अब आपको पता है हमें 12th के जस्ट आपके पास बहुत ही कम अटेम्प्ट हैं और इसलिए अब क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा आसान कर दिया गया है। तो आपके लिए चीजें आसान है, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है और कुछ नहीं, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल X2 has a body centered cubic structure with a cell age of 300 picometer। ठीक है। The density of the molecule is 6.17 gram per centimeter cube. The number of molecules present in 200 gram of X2। सबसे पहले डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन आपको बताया गया था, तो आपको ध्यान होगा मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था कि ये होता है Zm/AQNA। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Zm/AQNA। आपके क्वेश्चन में डेंसिटी दिया गया है, बॉडी सेंट जेड क्या होता है, इस फॉर्मूले को अगर हम गौर से देखें तो इसमें डी क्या होता है, डेंसिटी। जेड क्या होता है, जेड होता है हमारा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल, जो कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में आपको मैंने ये चीज बताई हुई है कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हमारा 2 होता है। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी कैलकुलेट करके बताया था। तो Z पता है, डेंसिटी पता है, आपके क्वेश्चन में एज लेंथ दिया गया है, एवोगैड्रोस नंबर पता है, तो क्या निकल जाएगा, मोलर मास। मोलर मास निकल जाएगा तो आपको मोल कॉन्सेप्ट में मास से नंबर कैलकुलेट करना सिखाया गया है। यानी हमने जो मोल कॉन्सेप्ट का जेई का लेक्चर डाला हुआ है उसमें आप देख सकते हो पूरा कैलकुलेशन बताया गया है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल का मास दिया गया है तो हम नंबर कैसे निकालेंगे। यानी हमें इस फॉर्मूला से मोलर मास निकालना है, मोलर मास निकल जाएगा तो फिर हम मास से नंबर निकाल सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। आप डेंसिटी का यूनिट अगर हम बात करें तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, ठीक है। Z2 होगा, मोलर मास M, AQ, A जो है वो हमारा पिकोमीटर में है तो पिकोमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि डेंसिटी हमारा सेंटीमीटर में है, तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं 300 इंटू 10 का पावर -10 सेंटीमीटर, यानी 3 इंटू 10 का पावर -8 सेंटीमीटर। तो पिकोमीटर को हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर -8, ए हो गया का होल क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर 6 इंटू 10 का पावर 23। तो यहां से देखिए मोलर मास हमारा कितना आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा 6.17, 3 का पावर 3 कितना होगा 27 इंटू 6, ये 10 का पावर -24, ये हमारा 10 का पावर देखो -24, यहाँ 10 का पावर 23 है तो ये 10 का पावर -1 होगा जो कि नीचे आ जाएगा, है ना। तो डिवाइडेड बाय 20, तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, ये हमारा मोलर मास हो गया। अब चलिए नंबर ऑफ X2 क्या होता है, ये होता है हमारा मास बाई मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर, मास बाई मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर Na लिख देते हैं। मास है हमारा 200, मोलर मास की बात हम करें तो 6.17 इंटू 27 इंटू 6 बाई 20 इंटू Na। यहां से देखो ये कितना आ गया 4000, ये हमारा आ गया 37 इंटू 27, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो यार, ये हमारा नंबर ऑफ X2 जो है वो हमारा किसके बराबर आ रहा है, तो ये अगर मैं देखूं तो 104 के अराउंड आ रहा, ये हमारा लगभग लगभग आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा 4 Na के बराबर आएगा, क्योंकि 37 इंटू 27 हमारा लगभग लगभग 1000 के बराबर होगा यार। 37 इंटू 27 जो है इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ये हमारा लगभग लगभग जो होगा वो हमारा 1000 के अराउंड आएगा, है ना।
कैलकुलेट करके देख लो, देखो 999 कहा था ना, तो ये हमारा लगभग 1000 के बराबर आ रहा। 4000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ X2 200 ग्राम में जो होगा वो हमारा 4Na होगा। मैं फिर से चीजों को समझा देता हूं, आराम से आप चीजों को समझें, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार। हमने कहा कि हमें एक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दिया गया है जो कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहा, उसका एज लेंथ हमें दिया गया है, इसका डेंसिटी मॉलिक्यूल की दी गई है, और आपसे पूछा जा रहा कि 200 ग्राम में X2 का नंबर क्या होगा। सबसे पहले मैंने बोला कि आपको डेंसिटी दिया गया है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का आपको Z पता है, ए दिया गया है, एवोगाड्रोस नंबर दिया गया है, यहां से मोलर मास निकल जाएगा। फिर मैंने कहा मास से नंबर निकालने का ये फॉर्मूला होता है मोल कॉन्सेप्ट में, वहां से आप मोलर मास निकालो, इसमें पुट कर दो, आपका X2 का नंबर निकल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यार, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जो आपको कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बस आपको चीजों को ध्यान में रखना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एन एलिमेंट विथ मोलर मास 2.7 into 10 का पावर -2 kg पर मोल फॉर्म्स ए क्यूबिक यूनिट सेल विथ एज लेंथ 405 पिकोमीटर। if its density is 2.7 into 10 का पावर 3 kg per meter cube, the radius of the element is approximately। ठीक है, अब सबसे पहले ध्यान देंगे, कहा जा रहा एक एलिमेंट है जिसका मोलर मास हमें दिया गया है, फॉर्म्स ए क्यूबिक यूनिट सेल विथ एज लेंथ 405 पिकोमीटर। इफ द डेंसिटी, अब देखो क्वेश्चन में सबसे पहले डेंसिटी दिया गया है, तो हमें ये क्यूबिक यूनिट सेल ये नहीं पता। इस क्वेश्चन में अगर देखो तो क्या नहीं पता है, मतलब हमें रेडियस बताना है। तो आपको पता है एज लेंथ और रेडियस के बीच रिलेशन कैसे निकलता है। जैसे मैं कहूं अगर ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में A इक्वल टू 2R होता है। अगर मैं कहूं ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो इस केस में हमारा √2A जो होता है वो हमारा 4R के बराबर होता है। अगर मैं कहूं ये हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो आप क्या कहोगे कि सर इस केस में 4R हमारा √3A के बराबर होता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में एज लेंथ दिया गया है, एज लेंथ और रेडियस बताना है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, बस हमें यह पता चल जाए कि कौन सा यूनिट सेल है। समझना यार, हमारे क्वेश्चन में एज लेंथ हमें दिया गया है और हमें कहा जा रहा कि रेडियस बताओ, तो एज लेंथ और रेडियस के बीच हमें रिलेशन तो पता ही है। अगर वो क्यूबिक यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक होगा तो ये रिलेशन होगा, फेस सेंटर होगा तो ये रिलेशन होगा, बॉडी सेंटर होगा तो ये रिलेशन होगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो क्यूबिक यूनिट सेल कौन सा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है या बॉडी सेंटर है। अब वो देखो कैसे पता चलेगा। जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपको पता है Z हमारा 1 के बराबर होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमें पता है कि Z 4 के बराबर होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमें पता है कि Z हमारा 2 के बराबर होता है। यानी अगर हम Z की वैल्यू निकाल लें तो Z से हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा क्यूबिक यूनिट सेल है। फॉर्मूला लगाते हैं, आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Zm/AQNA। इस बार हमें सब दिया गया है, बस Z नहीं पता। चलिए डेंसिटी देखते हैं। यहां डेंसिटी कितना है, 2.7 into 10 का पावर 3, 10 का पावर 3। Z नहीं पता। मोलर मास देखें तो वो भी केजी में है, ये भी केजी में है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। 2.7 into 10 का पावर -2 बाई AQ की बात करते हैं। एज लेंथ, एज लेंथ हमारा पिकोमीटर में है, लेकिन अगर मैं बाकी यूनिट्स को देखूं यहां डेंसिटी तो मीटर क्यूब में है, यानी हमें एज लेंथ को मीटर में चेंज करना होगा। मीटर में पिकोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 10 का पावर -12 होगा। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं 4, इसी को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं,
इसी को हम लिख सकते हैं 4.05 इंटू 10 का पावर -10 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4.05 इंटू 10 का पावर -10 मीटर का होल क्यूब, और एवोगैड्रोस नंबर लगभग हमारा 6 इंटू 10 का पावर 23 होगा। ठीक है, 2.7 कैंसिल, 10 का पावर -2 जो होगा वो 10 का पावर -5 हो जाएगा, सॉरी 10 का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, 10 का पावर 5, इधर हमारा 10 का पावर -7 आएगा, 10 का पावर -2 होगा। Z कैलकुलेट कर लो यार, Z हमने कैलकुलेट मन में कर लिया, Z4 आ रहा। Z4 कैसे आ रहा? तो सिंपल, 2.7 इंटू 10 का पावर 3, ये हमारा हो जाएगा 4.05 का पावर 3, ये हो जाएगा हमारा 6, ये 10 का पावर -30 और 10 का पावर 23 मिलकर हो जाएगा 10 का पावर -7, नीचे आएगा हमारा 2.7 इंटू 10 का पावर -2। तो मैंने कहा ये 10 का पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 5 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 का पावर 5, 10 का पावर -7, 10 का पावर -2 होगा। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 का पावर 3 लगभग 64 और 6 400, 400 इंटू 10 का पावर -2 जो होगा ये हमारा लगभग 4 के बराबर आएगा। Z4 आ रहा है, मतलब हमें पता चल गया कि ये कौन सा यूनिट सेल है, ये हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। और अगर ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो आपको पता है रेडियस हमारा a/2√2 होता है, किस केस में? FCC के केस में। अब ए दिया गया है 405 पिकोमीटर, 405 इंटू 10 का पावर -12 मीटर डिवाइडेड बाई 2√2 1.414। तो आप देख सकते हैं इसका वैल्यू इंटीजर में कहा जा रहा तो लगभग कितना आ जाएगा यार? 2.82 नियरेस्ट इंटीजर। ओके, आप कैलकुलेट कर लेना, ये वैल्यू लगभग हमारा 2.8 आ रहा ना, 3, तो 135 136 जो भी है उसके अराउंड आ जाएगा इसको, है ना? कर लेंगे ना? 405 बाई 2√2 1.414 इंटू 10 का पावर -12 मीटर, ये रेडियस आया, यानी हमें रेडियस का जो वैल्यू होगा वो हमारा 405 बाई 2.828 आ रहा। तो ये हमारा लगभग कितना आ जाएगा? 1 4 ठीक है 3, हाँ ये लगभग हमारा 143 के अराउंड आ रहा। ये आप कैलकुलेट कर लोगे, ये हमारा लगभग 143 के अराउंड आ रहा। नियरेस्ट इंटीजर पूछा जा रहा तो नियरेस्ट इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा? 143। ठीक है, कैसे हुआ यार? तो देखो सब दिया हुआ था, बस हमें अगर ए दिया गया है, आर चाहिए, तो हमें बस क्या चाहिए ये पता करना है कि अगर वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो हम ए से आर ऐसे निकाल सकते हैं, अगर वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो ए से आर ऐसे निकाल सकते हैं, अगर वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो ए से आर ऐसे निकालेंगे। अब ये पता कैसे चलेगा? जेड की वैल्यू से। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में Z1 होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में Z4 होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में Z2 होता है। तो हम डेंसिटी वाले फॉर्मूले से Z का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, Z4 आया मतलब वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगा, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में हमें फॉर्मूला पता है
उस फॉर्मूले को हम अप्लाई करके क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यार। कंसिडर द बीसीसी यूनिट सेल ऑफ द सॉलिड 1 and 2 with the position of atoms are shown below. The radius of atom B is twice that of atom A। ठीक है। The unit cell age length is 50%. The unit cell age length is 50% more in solid 2. 50% more in the unit cell age length is 50% more in solid 2 than in 1। ठीक है। What is the approximate packing efficiency in solid 2? यहां पे मैंने सिंपल कहा बेटा कि A का रेडियस अगर R है तो B का रेडियस कितना दिया गया है, 2R। साथ में अगर सॉलिड 1 का एज लेंथ, अगर मैं सॉलिड 1 का एज लेंथ हमारा A है तो सॉलिड 2 का एज लेंथ कितना होगा, 1.5 A। 50% ज्यादा है। द यूनिट सेल एज लेंथ इज 50% मोर इन सॉलिड 2 देन इन 1। ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पैकिंग इफिशिएंसी इन सॉलिड 2? तो मैंने आपको बोला सिंपल, सॉलिड 2 का परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी क्या होगा, ये होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ठीक है, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं सॉलिड 2 का। सॉलिड 2 का देखो परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी क्या आया, तो ए का वॉल्यूम हुआ 4/3 पाई आर क्यूब, बी का वॉल्यूम हुआ 4/3 पाई 2r का होल क्यूब। ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा यूनिट सेल का वॉल्यूम, वो हमारा होगा 1.5 A का होल क्यूब। ठीक है, इनटू 100। अगर मैं सॉलिड 1 में बात करूं तो सॉलिड 1 का परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी तो 68 होगा, ये 68 होगा, और ये कितना होगा, तो ये हमारा होगा Z। नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, नंबर ऑफ एटम 2 होगा। नंबर ऑफ एटम कितना होगा, नंबर ऑफ एटम 2 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ एटम 2 होगा। वॉल्यूम ए का कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई ए का पावर 3 इंटू 100। दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, सॉलिड 2 का परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी हमने x माना, तो x सॉलिड 1 की ये है, ये हमारा सॉलिड 1 है, तो सॉलिड 1 का 68 है, तो x/68। देखो पाई आर क्यू 100 ए क्यू कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू ए क्यू 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 + 8। नीचे क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे हमारा होगा 2 इंटू 1.5 का होल क्यूब। अच्छा वही मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन क्या गड़बड़ हो रहा था, 2 का फैक्टर हम नहीं ले रहे थे। यहां देखो x कितना आ गया, x आ गया हमारा 68 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5। अब देखो यार सिंपल सिंपल कहानी है, इसका 4 आ जाएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा, 136/1.5 आ रहा, जो कि अप्रोक्स हमारा 90 के बराबर होगा। यानी आंसर हमारा जो होगा वो हमारा सिंपल सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। देखो यार सिंपल सिंपल तरीका हमने अपनाया, सॉलिड कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने क्या किया, सॉलिड 2 के केस में हमने परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी निकाला। सॉलिड 2 के केस में अगर बात करें तो एटम का वॉल्यूम, दो तरह के एटम है, ए के एक एटम है, बी के एक एटम है। ए एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू और बी एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई 2r का होल क्यू, क्योंकि बी का रेडियस ए का डबल है। अगर हम बात करें एज लेंथ तो उसका 1.5 ए का होल क्यूब। अगर सॉलिड 1 के परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी की बात करें तो इसका परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी 68% होता है अगर एटम्स आइडेंटिकल होंगे तो उस केस में हमने देखा कि इस केस में हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो सॉलिड 1 में 2 एटम है,
हर एटम का वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू इंटू 100, दोनों को हमने डिवाइड किया, हमारा परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी 90% आ गया। अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यार। ए सॉलिड हैविंग डेंसिटी ऑफ 9 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब फॉर्म्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ एज लेंथ थ्रू 200√2 पिकोमीटर। ठीक है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड? सबसे पहले यहां पे ध्यान दो, पाई की वैल्यू कह रहा 3 लेना है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल दिया गया है। तो आपको पता है डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है हमारा Zm/AQNA। Zm/AQNA हमें क्या बताना है? m। चलिए क्वेश्चन में अगर देखिए तो सॉलिड की डेंसिटी दिया गया है 9 × 10⁻³ Z अगर बात करें तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में बेटा Z क्या होता है? तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में Z हमारा 4 होता है। मोलर मास निकालना है। यहां ध्यान दो, अगर हमारा Z kg पर मीटर क्यूब है तो मोलर मास भी kg पर मोल में आएगा। एज लेंथ की बात करें तो एज लेंथ को हम क्या करते हैं? 200√2 पिकोमीटर है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं किसमें? इसको हम चेंज कर देते हैं मीटर में। 200√2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। तो यहां देखो ए की वैल्यू हो गई 200√2 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब। एवोगाड्रोज नंबर दिया गया है 6 × 10⁻23। तो यहां से देखो मोलर मास आ गया। मोलर मास क्या आया यार? 9 × 10⁻³ इंटू यहां देखो 2 8 16 16√2 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 4। मोलर मास देख लो 10 का पावर कितना आ जाएगा यार? 9 × 10⁻³ है ना? ठीक है, तो 10⁻² आ जाएगा। ये वैल्यू इतनी कम क्यों आ रही है मोलर मास की? फिर से कैलकुलेशन में कुछ एरर आ गया क्या? डेंसिटी हमारा 9 × 10⁻³ है, Z 4 है, मोलर मास निकालना है, A की वैल्यू 200√2। अच्छा यहां पे गड़बड़ हो रहा ना, ये पिकोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे बेटा तो -12 होगा ना। पिकोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2√2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो A की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2√2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर का होल क्यूब इंटू 6 इंटू 10⁻23। तो यहां से देखो मोलर मास क्या आया? तो ये हमारा आएगा 9 इंटू 10⁻3। 2√2 का होल क्यूब क्या होगा? 8 16√2 इंटू 10⁻⁻30 इंटू 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 4। तो आप देख सकते हो ये हमारा 26 10⁻⁻4 आएगा, ये हमारा 4√2 आ जाएगा। 4 36 216√2 इंटू 10⁻⁻4। मोलर मास हमारा आ रहा 216√2 इंटू 10⁻⁻4। तो 216√2 का मतलब ये हमारा कितना आ जाएगा? 300 के अराउंड आ रहा। ठीक है, 300 के अराउंड आ रहा, तो 300 इंटू 10⁻⁻4 यानी 0.03 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। कैलकुलेशन था बेटा और कुछ नहीं था। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था यार। डेंसिटी D = Zm/AQNA लगाना है, इसमें बस यूनिट का ध्यान रखना है। जैसे डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब में है, तो अगर एज लेंथ को हम मीटर क्यूब में लेंगे तो उस वॉल्यूम को अगर मीटर क्यूब में लेंगे तो मोलर मास kg पर मोल में आएगा। तो हमें यूनिट का ध्यान रखना है, बाकी तो सब कैलकुलेशन है यार।
तो हमारा आंसर अप्रॉक्स सी आ जा रहा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है एट 100 डिग्री सेल्सियस कॉपर हैज एफसीसी यूनिट सेल, कॉपर हैज एफसीसी यूनिट सेल स्ट्रक्चर विथ सेल एज लेंथ ऑफ x एंगस्ट्रम। ठीक है, एज लेंथ दिया गया है, एफसीसी बोल रहा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डेंसिटी ऑफ कॉपर एट दिस टेम्परेचर। सबसे पहले आपको पता है डेंसिटी क्या होता है यार, Zm/AQNA, यही होता है। चलिए, एफसीसी यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ, एफसीसी यूनिट सेल के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4 होता है, तो Z हमारा 4 है। कॉपर का मोलर मास हम देख सकते हैं कितना दिया गया है 63.55 डिवाइडेड बाय एज लेंथ, एज लेंथ हमें x दिया गया है तो x का पावर 3 Na, यहां पे Na छूटा हुआ है बेटा, Na छूटा हुआ है, सब जगह Na छूटा हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यार। तो यहां से आप देखो डेंसिटी हमारा कितना आ रहा, लगभग 126 के अराउंड आ रहा, सॉरी 252 के अराउंड आ रहा, 63.55 इंटू, अच्छा व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कह रहा। ओके, चलिए अब इसमें हमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान लगाना है, वो क्या लगाना है यार, डेंसिटी ग्राम में कह रहा तो एज लेंथ हमारा x एंगस्ट्रम दिया गया है, जिसको हम लिख सकते हैं x इंटू 10 का पावर -8 सेंटीमीटर, क्योंकि डेंसिटी अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है तो हमें एज लेंथ को सेंटीमीटर में लेना होगा, तो ये होगा x इंटू 10 का पावर -8 एज लेंथ का पावर 3। एवोगाड्रोस नंबर को अप्रॉक्स हम 6 इंटू 10 का पावर 23 ले सकते हैं। तो डेंसिटी क्या आया, डेंसिटी हमारा ये लगभग कितना आ जाएगा 252 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इंटू 10 का पावर -24 इंटू 6 इंटू 10 का पावर 23। तो यहां से देखो डेंसिटी हमारा क्या आया, डेंसिटी हमारा आएगा 2520 डिवाइडेड बाई 6x क्यूब, यानी 420 बाई एक्स क्यूब। 420 का मतलब क्या हुआ, आंसर हमारा डी हो जाएगा। 420 का मतलब आंसर हमारा अप्रोक्सीमेट जो होगा वो हमारा 420 आ जाएगा। बहुत सिंपल था यार, हमें यूनिट ध्यान रखना था कि डेंसिटी जो है ना हमें क्वेश्चन में वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, और हमारा एज लेंथ जो है वो एंगस्ट्रम में दिया गया है, तो एंगस्ट्रम को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। और बस आपको फॉर्मूला है एफसीसी यूनिट सेल का, Z पता है, मोलर मास पता है, एज लेंथ पता है, एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू पता है, तो हम इजीली डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या दिया गया है, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेज इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विथ ए unit cell age of 4.29 एंगस्ट्रम, द रेडियस ऑफ सोडियम एटम इज अप्रोक्सीमेटली। सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के केस में आपको पता है 4r हमारा √3a के बराबर होता है। किस केस में, हम बीसीसी यूनिट सेल की बात करते हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं रेडियस हमारा क्या होगा, √3a/4 सब दिया गया है। √3 का वैल्यू 1.732, एज लेंथ 4.29 एंगस्ट्रम और डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारा हो जाएगा 1.732 इंटू 1.07 आर, ये हमारा एंगस्ट्रम में आया, जिसकी वैल्यू हम देख सकते हैं 1.73 से थोड़ा ज्यादा आ रहा, और 1.73 से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू एक ही है 1.86, यानी आर हमारा जो 1.732 इंटू 1.07 एंगस्ट्रम है, इसका अप्रॉक्स वैल्यू हमारा 1.86 एंगस्ट्रम के बराबर आ जाएगा। तो आंसर हमारा सिंपल क्या होगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखो यार सिंपल क्वेश्चन है, बातें आपको ध्यान देना है। जैसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस बोल दिया, वैसे ही आपको रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन मिल गया। अब आपके क्वेश्चन में अगर एज लेंथ दिया गया है तो हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं,
बस सॉलिड स्टेट में एक्स्ट्रा दो बातों का ध्यान देना है, वो है छोटी कैलकुलेशन और दूसरा हमें यूनिट का ध्यान रखना है। जैसे हम डेंसिटी वाले फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हमने देखा ना डेंसिटी वाले फॉर्मूले में क्या कर रहा, आपका यूनिट से खेल रहा। डेंसिटी आपको दिया गया है, मान लो केजी पर मीटर क्यूब में है, एज लेंथ एंगस्ट्रम में दिया गया है, तो हमें दोनों के यूनिट को सेम रखना होगा, ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमें क्या दिया गया है। एन एलिमेंट हैविंग एन एटॉमिक रेडियस ऑफ 0.14 नैनोमीटर crystallizes in an FCC unit cell. What is the length of a side of the cell? ठीक है, यूनिट सेल की बात की जाए तो इस बार हमें एटॉमिक रेडियस दिया गया है। एन एलिमेंट हैविंग एन एटॉमिक रेडियस 0.14 नैनोमीटर क्रिस्टलाइजेज इन ए एफसीसी यूनिट सेल। अब देखो वही क्वेश्चन है यार, जैसे एफसीसी बोल दिया, हमें रिलेशन पता चल गया कि 4r हमारा √2a के बराबर होता है, किसके केस में, एफसीसी के केस में। इस बार हमें रेडियस देकर एज लेंथ पूछ रहा, तो आप यहां से देख सकते हो एज लेंथ हमारा क्या होगा, 2√2r, सब दिया हुआ है। 2√2 का वैल्यू 1.414 और हमारा रेडियस जो है वो हमारा 0.14 नैनोमीटर है। तो आप देख सकते हो एज लेंथ हमारा लगभग 2.828 इंटू 0.14 नैनोमीटर आएगा। तो इसका वैल्यू लगभग 0.4 के अराउंड आ रहा, इसकी वैल्यू जो है वो लगभग 0.4 के अराउंड आएगा, क्योंकि इसको हम लगभग 3 मान ले, अप्रोक्सीमेट, तो 3 मान ले तो ये 0.42 आ रहा, ये 3 से कम है तो 0.42 से वैल्यू कम होगा, 0.42 से जस्ट कम वैल्यू एक ही है, दैट इज डी, यानी आंसर हमारा 0.4 नैनोमीटर हो जाएगा। तो यहां पे आप इजीली देख सकते हो, आप यहां इजीली देख सकते हो कि यहां पे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में बॉडी सेंटर्ड बोल दिया था और एज लेंथ दिया था, रेडियस पूछ रहा था। इस क्वेश्चन में क्या किया, आपको बोल दिया गया कि एफसीसी है और रेडियस दिया गया है और इस बार एज लेंथ पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा क्या दिया गया है। लिथियम फॉर्म बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इट्स यूनिट सेल इज 351 पिकोमीटर, साइड ऑफ इट्स यूनिट सेल एटॉमिक रेडियस। देखो यार, आप कहते हो ना सर रिपीट नहीं होता, जेई मेन में बेटा लगातार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा यार कि अगर आप सही में जेई जाना चाहते हो, एनआईटी जाना चाहते हो, तो बेटा पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो ना लगातार क्वेश्चन सेम पैटर्न क्या आ रहे हैं। अब जैसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, जैसे बॉडी सेंटर्ड बोल दिया, आपको रिलेशन पता चल गया, √3a जो है वो हमारा 4r के बराबर होता है, किसके लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एज लेंथ दिया गया है, रेडियस पूछ रहा, तो आपको पता है रेडियस क्या होगा, √3a/4, सब पता है। √3 का वैल्यू 1.732, एज लेंथ 351 पिकोमीटर बाई 4, ये देखो कितना आ गया, 150 के अराउंड आ रहा, 150 के अराउंड आ रहा। अब आप कहोगे सर आप कैसे देख लिया आपने, तो देखो यार ये 4 को 351 आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, इस 1.732 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आया 0.4133 इंटू 351 पिकोमीटर। आप इसको देखो, ये हमारा 0.43 है, 0.5 आधा होता है, 350 का आधा 175, ये देखो उससे भी कम है, यानी इसकी वैल्यू जो दोनों का होगा वो 170 से कम आएगा, और 170 से जस्ट कम वैल्यू कौन सी है, 170 से जस्ट कम वैल्यू हमारा 152 है। या आप ऐसे भी देख सकते हो, इसको 0.4 अगर मानोगे तो 35 का 4 क्या होता है, 35 इंटू 4 क्या होता है, 140। ये 0.4 नहीं है, 0.433 है, इसलिए 140 से जस्ट ऊपर की वैल्यू आएगी और वो हमारा 152 पिकोमीटर होगा। तो फिर सेम क्वेश्चन है यार, जैसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोला बेटा, हमें रेडियस और एज लेंथ के बीच रिलेशन निकल गया। आपके क्वेश्चन में एज लेंथ दिया गया है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
Ammonium chloride crystallizes in a body-centered cubic lattice with edge length of unit cell of 390 picometer. If the size of chloride ion is 180 picometer, the size of ammonium ion would be. देखो यार, ये रेडियस रेशियो पे क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम रेडियस रेशियो के बाद देखेंगे। रेडियस रेशियो मैं अगली क्लास में आपको डिस्कस करने वाला हूं, तो आफ्टर रेडियस रेशियो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया। ये जो हमने अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो हमने यहां पे डिस्कस किया हुआ है। अगली क्लास में बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हमारा थ्योरी क्या होगा उसके बारे में मैं जरा सा आपको आइडिया जरूर देना चाहूंगा यार। तो यहां पे ध्यान दे, अगले क्लास में हम देखने वाले हैं कि अगर हम वॉइड की बात करें, वॉइड क्या होते हैं, कितने तरह के वॉइड होते हैं, रेडियस रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर हम टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं तो उनका पोजीशन कहां होता है, यानी एक क्रिस्टल में सबसे पहले तो वॉइड क्या होता है। तो देखो यार, सिंपल मैंने बताया कैसे कितने भी एटम्स को क्लोजली पैक्ड कर दो, क्या एटम्स के बीच में जगह खाली होंगी कि नहीं होंगी। आप एटम्स को कितना भी पैक्ड कर दो, एटम्स के बीच कुछ ना कुछ जगह आपको खाली बचेगा, वो खाली जगह को हम कहते हैं वॉइड। अब वॉइड किस तरह के बनेंगे वो डिपेंड करेगा कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अभी मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, इसके बारे में मैं डिटेल अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, बट अगली क्लास में आपको क्या पढ़ के आना है उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे मैंने बोला कि हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वॉइड के बारे में, तो वॉइड के बारे में आपको मैंने क्या बताया, खाली जगह। जैसे मान लो हम एटम्स को कितना भी क्लोजली पैक कर दें, सपोज 2D में कितना भी क्लोजली पैक कर दें, क्या ये जगह खाली हुआ या नहीं हुआ, क्या आप देखो ये जगह खाली हुआ या नहीं हुआ। तो यहां पे आपको ये बताया जा रहा कि वॉइड का नाम क्या देंगे। तो जैसे मैंने बताया, कोई एटम हम लेते हैं, ये एटम को जो एटम क्लोज कर रहा, ये एटम को जो एटम क्लोज कर रहा, अगर मैं इनको मिलाऊं तो ये हमारा स्क्वायर बन रहा। तो ये जो स्क्वायर बन रहा, तो अगर इस तरह के अगर एटम्स के क्लोज होने से जो वॉइड क्रिएट होता है, इस वॉइड को हम स्क्वायर वॉइड कहते हैं। यानी एटम्स को अगर हम 2 डायमेंशन में पैक करते हैं, इस तरह का अरेंजमेंट जिसको हम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं, तो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से हमें किस तरह के वॉइड मिलते हैं, स्क्वायर वॉइड मिलते हैं। दूसरी चीजें जो मैंने बताई, यानी 4 एटम्स 2D में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उसके वजह से जो वॉइड बनता है उसको हम स्क्वायर वॉइड कहते हैं। वॉइड का मतलब खाली जगह है ना, वॉइड का सिंपल मतलब खाली जगह। अब मैंने दूसरा बताया था 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में मैंने बताया था कि एक इस तरह की पैकिंग हो सकती है जिसको हम कहते थे 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हमने 2 डायमेंशन में 2 तरह की पैकिंग देखी थी, एक होता था हमारा 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और दूसरा हमने देखा था एटम्स के जस्ट नीचे एटम्स को इस तरह से अगर अरेंज करें तो इसको हम कहते थे 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 2D यानी एटम्स को अगर हम 2 डायमेंशन में पैक करें, तो एटम्स को 2 डायमेंशन में पैक करने का 2 तरीका है, या तो हम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग कर सकते हैं या फिर हम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कह सकते हैं। 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमने देखा एटम्स 3 एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं और उसके वजह से जो वॉइड क्रिएट हो रहा, इस वॉइड का नाम होता है ट्रायंगुलर वॉइड। जो खाली जगह बन रहा, 3 एटम एक दूसरे को टच कर रहा और उनके टच करने से जो उनके बीच में खाली जगह बन रहा, उसको हम ट्रायंगुलर वॉइड कहते हैं। और 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जब 4 एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उसके वजह से जो खाली जगह बना, उस खाली जगह को हम कहते हैं स्क्वायर वॉइड। वॉइड का मतलब खाली जगह, वॉइड का मतलब खाली जगह। अगर हमारा 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग की वजह से जो हमारे खाली जगह देखने को मिलता है, उस खाली जगह को, उस वॉइड को हम स्क्वायर वॉइड कहते हैं। और अगर हमारा 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करते हैं, तो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो 3 एटम एक दूसरे को टच करते हैं और उनके टच करने से जो खाली जगह में मिलता है, उसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। तो ये रही बात 2D की। बट
3D में वॉइड कैसे बनेंगे और वो कौन से वॉइड होंगे जैसे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, इसके बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। आज हमने बस देखा 2D, कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू देखा, और बाकी हमने बात की कि खाली जगह अगर 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग दो तरह की होती है, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग और 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग के वजह से जो वॉइड बनता है उस वॉइड को हम स्क्वायर वॉइड कहते हैं, और 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के वजह से जो वॉइड बनता है उस वॉइड को हम ट्रायंगुलर वॉइड कहते हैं, जो कि आप देख सकते हो दोनों का फिगर है ना। बट 3D में किस तरह से वॉइड हमें पढ़ना है, दो तरह के वॉइड पढ़ने हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसके बारे में हम लोग टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा इसके बारे में हम पूरी डिटेल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की बातें करेंगे। आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू बताए जा रहे हैं वो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहें, धीरे धीरे हम चीजों को और डिटेल में देखते चले जाएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं यार नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।